सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मेरी अनुजा कहना चाहूँगी उस महान विभूति के लिए पहले, जिनके लिए, जिनके सम्मान में, जिनके प्रति श्रद्धा जताने के लिए, जताने की तो खैर ज़रूरत ही नहीं है, ये आयोजन हो रहा है। दो पंक्तियाँ उनके लिए कहना चाहूँगी। गढ़ा उसी ने इस वजूद को, गढ़ा उसी ने इस वजूद को, तन में प्राण उलीच दिए, तरुवर सा हरियाया जीवन, अमृत कण यूं सींच दिए। ऐसी सुगढ़ रचनाकार, ऐसी सुगढ़ रचनाकार जिन्होंने एक सुंदर व्यक्तित्व को जन्म देकर अपने ममत्व से एक प्रतिभा के रूप में विकसित किया, ऐसी माँ को मेरा रोम रोम प्रणाम करता। तो सर्वप्रथम इस समारोह में मैं ईजा यानी कि माँ को प्रणाम करूंगी। उसके पश्चात मैं माँ शारदा को प्रणाम करके आप सब में विराजमान, जो प्रबुद्ध जन यहाँ बैठे हैं, आप सब में विराजमान माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। जो समृद्ध मंच हमारे सामने विराजमान है, आदरणीय श्री राजर्षि राज वर्मा जी, पुलिस अधीक्षक टोंक, श्री देशल दान CEO जिला परिषद टोंक, श्री अजय अनुरागी, डॉक्टर अजय अनुरागी, जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार, साहित्यकार, संपादक हैं, और साथ में बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहूँगी कि मेरे परम मित्र हैं, मेरे सहपाठी हैं, हम साथ साथ पढ़े हैं। डॉक्टर बजरंग सोनी जी, डॉक्टर अजीउल्लाह शिरानी जी, और आज के उत्सव, आज के केंद्र बिंदु के भी नक्षत्र, केंद्र बिंदु तो ईजा है, डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। समारोह में बहुत ही सब वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, कनिष्ठ जन भी बैठे हुए हैं, आदरणीय आशा दीदी, पुष्पलता जी, और हमारे जो लेखक महोदय हैं डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी, उनकी जीवनी शक्ति, उनके साहित्य की सृजन शक्ति, सृजन धारा, जिनकी वजह से वो इतना कुछ कर पाते हैं, उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। आदरणीय मीना जी, प्रिय अनुजा, लोकेश जी, अभी जो यहाँ के प्रिंसिपल, और बहुत ही गर्व हो रहा है, आज बड़ा अच्छा भी लग रहा है, ये भी मेरे सहपाठी रहे हैं, आदरणीय लोकेश जी, जो कि यहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो अब आप सबको प्रणाम करने के बाद मैं बताना चाहूँगी कि ये जो पुस्तक है, जिस पुस्तक का आज लोकार्पण हुआ है, विमोचन हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, ये कार्यक्रम अपने आप में ही अद्वितीय है, अनूठा है, अपने आप में अविस्मरणीय है। क्यों? क्योंकि यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि कोई माँ कभी साधारण होती ही नहीं। ये एक असाधारण व्यक्तित्व के लिए आयोजित कार्यक्रम है। इसलिए सर्वप्रथम तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं नेगी जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि माँ की समता इस संसार में कभी किसी से नहीं हो सकती है। ईश्वर के बाद यदि कोई सर्वाधिक वंदनीय है, सर्वाधिक पूजनीय है इस संसार में, तो वो है माँ। तो इसलिए एक गीत भी है, हम सब जानते हैं, बहुत पुराना गीत है, उसकी बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं। तो बोलना चाहूँगी कि ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होगी। इस संस्मरण पुस्तक की केंद्र बिंदु ईजा, माँ। तो माँ तो हम जानते हैं कि वैसे ही असाधारण है, लेकिन ये माँ बहुत 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 खास है, क्योंकि उनकी रचना है सूरज सिंह नेगी जैसा व्यक्तित्व, जो ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। ये पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को जिस तरह से बड़ी आत्मीयता के साथ निभा रहे हैं, सभी इनके परिचित जानते हैं। जो एक
जिम्मेदार पति, एक वात्सल्यपूर्ण पिता, एक आज्ञाकारी पुत्र, एक समझदार आज्ञाकारी भाई और एक जिम्मेदार एक नागरिक है। इन्होंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति से समाज को अपने साहित्य के द्वारा प्रेरणा दी है। इनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने पढ़ी हैं, इनके उपन्यास बहुत सारे पढ़े हैं, इनके कहानी संग्रह पढ़े हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने 26 रचनाओं की रचना कर दी है। इतने सारे दायित्व के बावजूद ये अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि हम जहाँ समय का रोना रोते रहते हैं, कहते हैं कि हमें टाइम नहीं है, समय नहीं है, और वहाँ इतने अधिक व्यस्त रहने वाला व्यक्ति कब और कैसे इतनी रचनाएं लिख देते हैं। ये तो कई बार मुझे अपने आप पे शर्म भी आती है कि जब इतने व्यस्त रहने वाले, इतने उत्तरदायित्व निभाने वाले व्यक्ति इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें कहाँ कमी है। कहीं हमारे समय प्रबंधन में कमी है, कहीं हमारी वरीयता में कमी है। ऐसे जो व्यक्तित्व को जिन्होंने जन्म दिया, असाधारण व्यक्तित्व को, तो ऐसे व्यक्तित्व को जन्म देने वाली ईज़ा कैसे साधारण हो सकती हैं। तो ऐसी असाधारण ईज़ा पर लिखी हुई पुस्तक भी कैसे साधारण होगी, हो ही नहीं सकती। और शब्दों की जादूगरी, शब्दों की कलाकारी, शब्दों के चमत्कार को कोई भी साहित्यकार साहित्य नहीं मानेगा। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि शब्दों की कलाकारी तो कोई भी कर देगा, लेकिन मेरे विचार से साहित्य वह है जिसमें मन और आत्मा को, संवेदनाओं को छू लेने की सामर्थ्य हो, वो सच्चा साहित्य है। तो ये बात तो एक सभी रचनाओं में देखने को मुझे मिली है नेगी जी के, कि उनकी सीधी सादी सरल और आडंबर से विहीन भाषा, जिसमें कि आंचलिकता का पुट भी रहता है, उनके पहाड़ी मिट्टी की सुगंध आद्योपांत इनकी रचनाओं में विद्यमान रहती है। इन रचनाओं में ऐसी गहराई है जो कि हृदय को सिक्त भी करती है और मस्तिष्क को, चेतना को झंकृत भी करती है, हमें सोचने पर विवश भी करती है। तो उनकी सभी रचनाओं में ये सामर्थ्य है। लेकिन ये जो रचना है, माँ से जुड़े हुए संस्मरणों का एक संग्रह है, मेरी ईज़ा, ये ऐसी है जिसमें शब्दों के साथ साथ नेगी जी का हृदय बोलता है। हर वाक्य में, हर शब्द में उनका हृदय बोल रहा है। माँ से जुड़े संस्मरणों का ये संग्रह मुझे 2 दिन पहले ही मिला। 2 दिन पहले मुझे ये किताब प्राप्त हुई, तो मैं सोच रही थी कि मैं कब तो इसको पढ़ूंगी और कब मैं इसके बारे में कुछ विचार व्यक्त करने के लिए कुछ सोचूंगी। लेकिन जब मैंने इसके पन्ने पलटने शुरू किए तो मैं ये सच कहती हूँ कि हर पृष्ठ पर आंसू ज़रूर गिरे हैं और आंखें पूरे समय नम रही हैं। इस पुस्तक को पढ़ते समय जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी ऐसा महसूस होगा। संसार से विदा हो चुकी हैं माँ ईज़ा, और इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरे संस्मरणात्मक पुस्तक को नेगी जी ने खुद ने आंसुओं से भीगी हुई कलम से लिखा है। तो इसलिए तो स्वाभाविक ही हो जाता है कि जो इसको पढ़ेगा उसकी आंखें भी आंसुओं से नम ज़रूर ही होंगी। मैं एक बात और, ये बात शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगी कि आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी, जिनके कलम की वजह से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं इस कुंभ में, महाकुंभ में। सूरज के बारे में हम जानते हैं कि सूरज एक बहुत चमकीला ऐसा तारा है जिससे बहुत सारे नक्षत्र रोशनी ग्रहण करते हैं, दमकते हैं, चमकते हैं। तो ये उस सूरज की विशेषता होती है कि वह कभी भी यह प्रचार नहीं करता कि मेरी वजह से ये सारे नक्षत्र दमक रहे हैं। उन सारे नक्षत्रों का एक अपना अलग व्यक्तित्व, एक अलग प्रभामंडल हो जाता है। तो ऐसे ही हैं डॉक्टर सूरज सिंह नेगी कि उनकी वजह से हम सब यहाँ एकत्रित हैं और उनकी दमक से हम भी दमक रहे हैं। इसलिए हम ये मुगालता नहीं पालते हैं कि हमारी कोई अपनी ज़्यादा अलग दमक है। हम
मैं जो है अपनी बात कहना चाहूँगी ईज़ा के बारे में। डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी की यह सद्य प्रकाशित संस्मरण पुस्तक अनन्य संवेदनशीलता से परिपूर्ण उनकी ईज़ा यानी कि माँ और मातृभूमि और पैतृक घर और उस क्षेत्र से जुड़ी हुई यादों का एक ऐसा जीवंत दस्तावेज है जो तीव्र भाव संवेगों के साथ रचा गया है। 184 पृष्ठों में सिमटी और 25 अंकों में विभाजित इस संस्मरण ग्रंथ को वान्या पब्लिकेशंस कानपुर द्वारा प्रकाशित किया गया है। अपनी माँ, मातृभूमि और गांव से सच्चे प्रेम और लगाव की ये पराकाष्ठा है कि लेखक को वह वर्ष ही नहीं बल्कि तारीख भी याद है जब 16 वर्ष की आयु में 17 अगस्त 1983 को उन्हें उत्तराखंड स्थित अपने गांव नैकाना से बड़े भाई आनंद सिंह जी के साथ मां से बिछुड़कर आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर आना पड़ा था। उस समय की अनिवार्यता होने पर भी यह प्रसंग बहुत ही हृदय विदारक बन गया है, क्योंकि संवेदनशील नेगी जी की यह विशिष्टता है। मैंने पिछली बार भी यह बात कही थी कि हर समय वे अपने जड़ों की ओर मुड़ मुड़ कर देखते हैं और बड़ी हसरत से, बड़ी आत्मीयता से देखते हैं। प्राकृतिक वैभव की प्रचुरता में भी वहां की साधनहीनताएं और उन साधनहीन बच्चों में पल रही प्रतिभाओं की विवशताएं बरबस रुला ही देती हैं। कप कपाती हुई ठंड में एक दिन अपनी कक्षा सहित खुले मैदान में बैठकर अपने भविष्य से बिल्कुल अनजान, बिल्कुल आशंकित बालक सूरज वाला प्रसंग भीतर तक मुझे झकझोर गया। दरअसल इस संस्मरणात्मक पुस्तक के हर प्रसंग से जुड़े संवाद और वाक्य इतने मार्मिक हैं कि पुस्तक के हर वाक्य को दोहराने का और उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का मन होता है, पर यह संभव नहीं है और अब तो उचित भी नहीं है। विमला जी के समीक्षा के बाद इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप सबको खुद ये पुस्तक पढ़नी होगी और तभी आप उन अनुभूतियों को इतनी गहराई से महसूस कर पाएंगे जो मैंने महसूस की। और मैं इन सारी अनुभूतियों को शब्दों में बांधकर प्रस्तुत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे शब्द भी कई जगह असमर्थ हो गए हैं। मैं निशब्द हो गई हूँ, क्योंकि ऐसी भावनाओं को, कई भावनाएं ऐसी होती हैं जिनको पूरी तरह आप शब्दों के अंदर बांध के प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। सूरज सिंह नेगी जी की अपनी ईज़ा से केवल संतान के रूप में ही नहीं, बल्कि एक मित्र, एक गुरु, एक मार्गदर्शक, सभी रूपों में घनिष्ठता रही थी, जो कि हर अंक में इनके छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। नेगी जी की कर्मठ जो जीवन शैली है वो बाल्यकाल में ही विकसित हो गई थी। नौहल्ले से पानी भरकर सिर पर ढोकर लाना, जंगल से घास लाने और खेतों में काम करने आदि छोटे छोटे कामों में माँ की सहायता करना, ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिनमें बताया गया है कि बालक सूरज ने क्रियात्मक रूप से अपनी माँ से जीवन को जीना सीखा। यही नहीं बल्कि उनमें साहित्यिक रुचि, आध्यात्मिक दर्शन भी माँ ईज़ा ने जगाया। उनके सानिध्य में ही बहुत सारे संस्कार आप में पड़े जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हमें चमत्कृत करते हैं, जो हमें लाभदायक सिद्ध होते हुए दिखाई देते हैं। कोई भी कर्म करो, ईश्वर सब देखता है। ईज़ा का वाक्य है ये। वाकई जो माँ छोटी सी उम्र में ही ये कह दे अपने बच्चे को, कोई भी कर्म करो, ईश्वर सब देखता है। ऐसी सूक्तियां जब माँ से जिस बच्चे को घुट्टी में ही मिल गई हो, उस व्यक्तित्व में सूरज जैसी दमक, हीरे जैसी चमक भला कैसे ना होगी। माँ से जुड़ी हुई छोटी छोटी कहानियों ने ही नेगी जी के जीवन में, उनके मन में आस्था, अध्यात्म और नैतिक जीवन मूल्य विकसित की। गांव में रुग्ण, घायल पशु पक्षियों की जो इन्होंने सेवा की, उसके प्रति, उनके प्रति जो इनके भाव हमें इन प्रसंगों में देखने को मिलते हैं, वो हमें भीतर तक छू जाते हैं।
बहुत सारे जीव दया के अवसर हैं जो प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा और सेवा भावना के रूप में हमें आज दिखाई देते हैं इनके कार्यों के रूप में। बहुत सारे कार्य नेगी जी के ऐसे हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है। नेगी जी चुपचाप सड़क के ऊपर सोए हुए जो वस्त्रों से और ओढ़ने पहनने के जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं और वो ठिठुरते रहते हैं सर्दी में, हम सब तो केवल दया ही करके दिखा देते हैं कि अरे बेचारा ठिठुर रहा है। वो चुपचाप जाकर आज के युग में चुपचाप सुबह सुबह 4 बजे जाके ओढ़ा जाते हैं, ये किसी को पता भी नहीं चलता है, कोई अखबार में प्रचार नहीं होता उसका। ऐसे नेगी जी क्यों हैं ऐसे? क्योंकि उनकी ईजा ने उन्हें बचपन में ही क्या सिखाया। मैंने एक प्रसंग में पढ़ा कि एक घायल रुग्ण बैल था, घायल हो गया था या बीमार हो गया था, मरणासन्न था, मरने वाला था गांव में, जब छोटे से थे नेगी जी। तो कुछ नहीं कर पाए, जाके बात की होगी माँ से कि माँ ये बैल मरने वाला है, क्या कर सकते हैं। माँ ने कहा कि बेटा तुम श्रीमद् भगवद गीता का कोई अध्याय उसके पास जाके बैठ के सुनाया हो तो अच्छा रहेगा। तो माँ के कहना मान के उस घायल, उस मरणासन्न बैल के पास जाकर इन्होंने उस गीता के अध्याय को सुनाया। अगले दिन बैल के प्राण पखेरु उड़ गए। माँ ने जब सुना, माँ ने अपने पुत्र से कहा ठंडी सांस भरते हुए कि बैल तो गया बेटा, लेकिन अच्छा हुआ तू उसे गीता का पाठ सुनाया, उसकी मुक्ति हो गई होगी। तो हम जानते हैं जो जीवन का चरम लक्ष्य है, हम जानते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष ही तो है हमारे जीवन का परम लक्ष्य। तो मोक्ष जैसे, मुक्ति जैसे इतने गूढ़, इतने भारी भरकम, इतने गहरे शब्द को जिसने 7-8 साल की आयु में ही जान लिया जिस बच्चे ने, तो उसके व्यक्तित्व में और उसके लेखन में तो कुछ अनूठा होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। सारा श्रेय जाता है माँ को। कौन सा प्रसंग छोड़ूं और क्या क्या कहूं। पुस्तक में सर्वत्र तो हृदय स्पर्शी प्रसंग भरे पड़े हैं। जिस माँ ने अपने पुत्र में प्रथम बार साहित्यिक चेतना का विकास, देखिए हमारे बीच में आज जो एक अधिकारी के रूप में नहीं, एक साहित्यकार के रूप में विराजमान है नेगी जी, तो इनमें साहित्यिक चेतना का विकास कहाँ से हुआ? वो भी माँ से हुआ। कबीर जैसे युग पुरुष की पंक्तियों से कबीर से बड़ा कौन ज्ञानी होगा, कबीर से बड़ा कौन ध्यानी होगा इस संसार में? कबीर से बड़ा कोई नहीं। कबीर जैसे युग पुरुष की पंक्तियों से इनकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत माँ ने की थी। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाई। ये जो पंक्तियां हैं कबीर की, ये माँ ने उनको 7-8 साल की उम्र में तब सिखाई जब उन्हें गुरु पे कुछ बोलना था। तो माँ में छुपे हुए उसी गुरु ने एक सार्थक लेखनी के भविष्य को एक बहुत सही दिशा दे रही थी। वो उन्हें पता ही नहीं था। तकलीफों, संघर्षों और अभावों के बीच भी मुझे पता नहीं क्यों, अभी इन्होंने कहा, विमला जी ने भी कहा और आगे भी कहेंगे, किताब में भी पढ़ेंगे, भाई बहुत अभावों में जिए, बहुत तकलीफें पाई, पर मुझे पता नहीं क्यों नेगी जी का बचपन बहुत बहुत समृद्ध लगा, स्पृहणीय लगा। वह ऐसा बचपन जिसे मैं बार बार जीना चाहूंगी, इतना कि वो जीवन जीने की हम सब में ललक उठने लगे। ईजा बाजू यानी कि माँ पिता, अम्मा बूबू यानी कि दादी दादा, उनके साथ में बड़े भाई का सुखद सानिध्य जिसे मिला हो, वह बचपन समृद्ध नहीं तो और क्या है। बड़े भाई श्री आनंद सिंह जी से जुड़े प्रसंग भी मन को बहुत आह्लादित करते हैं। मैं एक बार मिली हूँ इनके बड़े भाई आनंद सिंह जी से। बेहद सरल, सहज, स्नेहिल व्यक्तित्व है उनका। राजस्थान विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं और मेरे पिताजी भी राजस्थान विश्वविद्यालय से ही सेवानिवृत्त हुए हैं। तो बड़े भाई के गांव से परदेश गमन पर बालक सूरज का दर्द कुछ इन शब्दों में उमड़ा कि प्रस्तुत प्रसंग पढ़ते पढ़ते दुख के साथ बरबस हंसी भी फूट पड़ी मेरे मुख से कि इस प्रसंग में नेगी जी ने लिखा है एक जगह कि भाई साहब के गांव में होने से मैं अपने हम उम्र दोस्तों या उम्र में मुझसे बड़े बच्चों को गुड़की दे दिया करता था। कई बार अति आत्मविश्वास के चलते कुछ एक बच्चों को पीट भी दिया करता था।
कारण सीधा सा था कि मन में यही विश्वास था कि कुछ होगा तो भाई साहब हैं, संभाल लेंगे। लेकिन भाई साहब के परदेश गमन के पश्चात मेरा जोश भी जैसे जाता रहा। मन समझ गया था कि अब किसी से पंगा लिया तो बचाने शायद कोई नहीं आएगा। तो आपने लिखा है तो ऐसा हुआ ही होगा, पर आपके द्वारा बच्चों को पीट देने की बात पता नहीं क्यों मेरे गले नहीं उतरी। 10 वर्ष के बालक के सर से बाजू यानी कि पिता का साया असंभव ही उठ जाना मुझे बहुत व्यथित कर गया। बाजू के जाने के बाद ईजा और अम्मा बूबू ने लेखक के बचपन को संवारा, तराशा। मीठे सुर में बांसुरी बजाने वाले जो दादा थे, उन्होंने लेखक की आत्मा को माधुर्य के संस्कार निश्चित रूप से दिए। बाद में बाजू के न रहने पर उनकी घर की भूमि ईजा ने एक स्कूल को दान में भी दे दी थी। एक प्रसंग में आता है, त्याग और समर्पण की जो परिपाटी है वो आदरणीय नेगी जी को कदाचित उनकी विरासत में ही मिली है। खून के रिश्तों का ही नहीं वरन अपने अंचल से जुड़े अनेक ऐसे भाव भीने रिश्तों का उल्लेख पुस्तक के विविध संस्मरणों में किया है जो खून के रिश्तों से किसी भी तरह कमतर नहीं कहे जा सकते। जैसा कि केशर सिंह जी और गोपाल सिंह जी, बूबू आदि कवि और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं दोहराना नहीं चाहती। माँ का कोई आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। तभी तो बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती थी ईजा चाहती थी कि उनका सूरज डॉक्टर बने, पर बन गए प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन पुत्र ने माँ की यह अभिलाषा भी पूर्ण की। इन्होंने पीएचडी की और पीएचडी प्राप्त करके आप उपाधि के बाद डॉक्टर बने और माँ को बताया कि आज मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया है। तो माँ के चेहरे की दमक, माँ के चेहरे की संतुष्टि देखते ही बनती थी और ऊपर से फिर एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी अलग से बने। ये सब वात्सल्यमयी माँ के आशीर्वादों का, उसकी कृपा का, उनके संस्कारों का ही परिणाम है, उसकी बदौलत है, इसमें कोई संदेह नहीं। बचपन के संस्मरणों में इनके घर में पालित एक गाय का संस्मरण है। पहले भी किसी पुस्तक में पढ़ा था मैंने, जिसका नामकरण कर दिया इन्होंने गिवाई। अब छोटी सी उम्र में गिवाई नाम, अब गिवाई गै से गाय है तो कर दिया होगा, न तो कोई ये नाम है न कोई इसका कोई अर्थ है, और उसका क्या अर्थ है ये खुद इनको भी नहीं पता आज तक। तो गिवाई जो थी उससे जुड़े हुए जो प्रसंग हैं वो इतने मर्मस्पर्शी हैं, इतने आत्मीय हैं। प्रसंग तो मैं नहीं बता सकती, बहुत सारे हैं कि इनको कभी ज़रूरत पड़ी थी, कभी पैसे की ज़रूरत थी, उस समय ड्राइंग बॉक्स खरीदना था, ड्राइंग का सामान खरीदना था, घर में पैसे नहीं थे, तो माँ से कहा पैसे कहाँ से लाऊं। माँ कभी हार नहीं मानती थी। माँ ने 1 किलो गिवाई का घी दिया, डिब्बा दिया, जा बेटा बेचा और ले आ अपना सामान। तो इस तरह से इनके व्यक्तित्व को गढ़ने में गिवाई का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वो जो संस्मरण है वो इतने मार्मिक बन पड़े हैं कि आप लोगों ने किसी ने महादेवी वर्मा का गौरा रेखाचित्र पढ़ा हो संस्मरण, तो आपको वो याद आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे। तो उतने ही मार्मिक है, जितना महादेवी जी की शैली थी वैसी ही शैली है सर की उस प्रसंग में। तो इसी तरह से प्राथमिक विद्यालय और पंडित गोविंद वल्लभ पंत हाई स्कूल में पढ़े थे आप वहाँ पे, उससे जुड़ी यादें भी बहुत रोचक और प्रेरक हैं। उसके बाद में गांव में नवयुवक मंडल की स्थापना करना, उससे जुड़ना और समाज सेवा का, गांव के उत्थान का काम करना, ये सारा जो है नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक क्षमता, खासतौर पर प्रशासनिक क्षमता इनमें बचपन से ही विकसित होने लगी थी और फिर युवा होते होते काफी विकसित हो चुकी थी। और इसीलिए ये चुपचाप अपना काम करते हैं, इनका काम बोलता है। वो कहते हैं ना कि जो लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। तो इनका जो है बहुत ही स्वाभाविक था इनका जो व्यक्तित्व का विकास हुआ। और गांव में जो उल्लासपूर्वक मनाए जाने वाले जो पर्व है और जो त्योहार हैं जिनका वर्णन विमला जी कर चुकी हैं, वो भी इन्होंने जो है बहुत ही उसका बहुत अच्छा और जीवंत वर्णन उन्होंने किया है। तो कौतिक भी होती है वहाँ पे, अभी यहाँ पे जयपुर में भी होती है, सब जगह जहाँ जहाँ भी पहाड़ से आए हुए निवासी निवास करते हैं उन्होंने अपनी परंपराओं को जीवंत रखा है। तो उत्तरायणी और कौतिक जैसे जो मेले हैं, कौतिक कहते हैं उनको, तो वो उन मेलों पर आधारित जो संस्मरण है वो भी इनकी उस अपने आंचलिक प्रदेश से जुड़ाव को उद्घाटित करते हैं। और इन्होंने एक जगह खुद ने कहा है कि सचमुच सामंजस्य और सहजीवन पहाड़ निवासियों की ताकत है।
पहाड़ निवासियों की ताकत है, सामंजस्य और सहज जीवन, जिसे हम सबको सीखना चाहिए। संस्मरण की जो ये पुस्तक है, इसको पढ़कर मैंने एक रहस्य और यह भी जाना कि साहित्य सृजन और प्रशासकीय दायित्व, इन दोनों में जो सफल हैं हमारे नेगी जी, इन्होंने बचपन में स्वावलंबी बनने के लिए क्या किया था, एक छोटी सी दुकान भी खोली थी और उस दुकान को चलाने के लिए कोशिश की थी कि भाई थोड़ी बहुत कमाई हो तो मैं उससे अपना खर्चा खुद चलाऊं और घर के खर्चे में भी मैं सहयोग दूं। युवा होने से पूर्व इन्होंने दुकान खोल ली थी, लेकिन ये दुख की बात रही या सुख की बात रही कि उस दुकान को चलाने में ये असफल रहे। सभी मोर्चों में सफल रहे पर दुकान चलाने में व्यावसायिकता इनके स्वभाव में नहीं रही होगी तो असफल रहे। लेकिन माँ के लिए, ईजा के लिए ये इनकी असफलता जो थी वो खुशी की बात रही। उनकी आंखों में चमक आई क्योंकि वो तो अपनी पुत्र को कुछ और ही बनाने के स्वप्न पाले हुए थी अपने मन में। उनके भविष्य का सुनहरा सपना उनकी आंखों में तैर रहा था। ईजा का स्वर्गवास होना नेगी जी के जीवन की सबसे कारुणिक घटना है। जैसा कि अब मैं एक बात और बोलूँगी बीच में ही कि अब इस पुस्तक में जो है इसका नामकरण देखिए आप, मेरी ईजा। मेरी, हम सब कहते हैं, आजकल हम किसी से बात कर रहे हैं कि मेरा मकान, मेरी इतनी बड़ी वाली, जो भी कई गाड़ियों के नाम है, अम्पाला या जो, मेरी इतनी बड़ी गाड़ी, मेरा इतना बड़ा पद, मेरा भविष्य, मेरा सपना, हम ऐसी बात करते हैं, ज़्यादातर तो ऐसे लोगों को सुनते हैं। लेकिन इन्होंने बड़े गर्व से, बड़ी आत्मीयता से, बड़ी घनिष्ठता से, बड़े अधिकार से कहा है मेरी ईजा। ये शीर्षक ही अपने आप में प्रमाणित करता है कि क्या जुड़ाव रहा है पुत्र का अपनी माँ के साथ में। तो ये कारुणिक घटना जो हुई माँ के का न रहना, इसके पश्चात माँ के आखिरी दिनों में व्यक्त की गई इच्छा के अनुसार दोनों सुपुत्रों ने, श्रीमान आनंद सिंह जी और डॉक्टर नेगी जी, दोनों ने 2022 में अपनी जन्मभूमि पर गांव के घर की मरम्मत करवाने के साथ ही पुनः अपनी स्मृतियों को वहां जाकर के जीवंत किया, उन स्मृतियों को जिए, बार बार मकान बनवाने के लिए गए। तो और वास्तव में ये जो पुरखों की ज़मीन होती है, ये ज़मीन सिर्फ ज़मीन नहीं होती है, ये हमें अपनी माटी की महक से, अपने पुरखों के आशीर्वाद से जोड़े रखती है। गत वर्ष 2023 में पुनः नेगी जी, मीना सिरोला जी अपने भाई भाभी के साथ अपनी जन्मभूमि पर गए तो फिर से उस महक से इन्होंने अपने अंतःकरण को भिगो लिया, सुवासित कर लिया। अनुभूतियों से लबालब है हर प्रसंग जो मन को मार्मिकता के साथ छू लेता है, लेकिन आपको उसका आनंद लेना है तो वे सारे प्रसंग इस पुस्तक को पढ़कर अपनी चेतना में, अपने हृदय में जीने होंगे। सूक्ष्म अनुभूतियों का शब्दों से समग्र निरूपण होना संभव नहीं होता। मातृभूमि में स्थित पुरखों के घर की चौखट से जब इस 2023 में जब इन्होंने विदा ली तो उस समय आंगन में खड़े विशाल आम के रूप में मानो घर के किसी बुजुर्ग ने जब सूरज सिंह नेगी से पूछा, अब कब है आले, यानी अब कब आएगा, तो उस प्रश्न की गूंज जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा उस पाठक के हृदय में बहुत देर तक कसकती रहती है, जिसके दर्द का एहसास आपके मर्म स्थल को छुएगा। यत्र तत्र इस संस्मरण पुस्तक में कुमाऊनी शब्दों से सजी सहज अभिव्यक्ति लेखक की अपनी मौलिक भाषाई विशिष्टता है। मार्मिक संस्मरणों से युक्त यह पुस्तक हर सहृदय साहित्य प्रेमी को जरूर और जरूर पढ़नी चाहिए। अब तक जो हमने पढ़ी है किताबें वो अलग हैं, ये सिर्फ किताब नहीं है, ये इसकी तुलना, इस मेरी ईजा पुस्तक की तुलना यदि मैं रामचरितमानस और भगवत गीता जैसी पवित्र पुस्तक से भी कर दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये पुस्तक हर सहृदय साहित्य प्रेमी को जरूर पढ़नी चाहिए और गुननी भी चाहिए। अपनी अनमोल स्मृतियों को साझा करने हेतु मैं नेगी जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और उनको जन्म देने वाली, उनके साहित्य की जो मूल स्रोत है, उनकी जननी, उनकी माता जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मैं ये आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आदरणीय नेगी जी ऐसी ही सार्थक
पुस्तकों से पाठक जगत को, साहित्य जगत को गौरवान्वित और लाभान्वित करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया इस सभा में, इतनी सुंदर सभा में माँ का आशीर्वाद, माँ के वात्सल्य तले आयोजित होने वाली इस सभा में आपने बुलाया, इसके लिए मैं आपकी कोटि कोटि आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।